जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हम महिला और बाल अपराध की ये सीरीज या श्रृंखला कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो हुआ था 376 की बची हुई जो धाराएं, और उसके बाद में हमने पढ़ा था साक्ष्य अधिनियम 1872। तो साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंदर हम 53A का जिक्र किया था या उसकी चर्चा की थी, और आज हम करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की दो और धाराएं जो 114A और 114B। ये धाराएं मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमारे लिए क्या आवश्यकता है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो मैं पहले भी बताया था, जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर भी बताया, और आज मैं फिर बता देता हूं। क्योंकि ये जो साक्ष्य अधिनियम की जो तीन धाराएं हैं, जो 53A, 114A और 114B, ये हमारे महिला अपराध से संबंधित है। क्योंकि ये जो तीन धाराएं, इसके अंदर महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया गया है अपने साक्ष्य को लेकर, अपना जो एविडेंस है उसको लेकर। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से अगर व्यक्ति है जो इनकार कर देता है, अपना अभियुक्त मानने से इनकार कर देता है या अपने ऊपर ब्लेम लेने से मना कर देता है, तो कोर्ट या हमारा जो कानून है उसको इस तीन साक्ष्य अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत उसको महिला को प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको भी उसी हिसाब से करेंगे जो हम बाकी धाराएं या बाकी जो भी अधिनियम नियम होंगे उसको करेंगे। तो मैं आई होप आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही होगी और आप समझ भी पा रहे होंगे, आप अपना इम्प्रूवमेंट भी देख पा रहे होंगे हमारी क्लासों से। और समय समय पर मैं जैसे कल की क्लास में भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया था आपका एग्जाम को लेकर, आगे की भी हम क्लासों के अंदर मैं आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दिया करूंगा और बता दूंगा। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड बनिए, आप किसी दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहिए। और मैं भी कोशिश यही करता हूं कि आप सेल्फ डिपेंड रहें और अपने से जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए अपने से लें, खुद पे भरोसा करें और दूसरों की बातों या बहकावों के अंदर ना आकर, और आपको जहां से अच्छी लगे वहां से आप स्टडी करें, प्रिपरेशन करें। बस टारगेट ये होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो, और मेरा भी मोटो यही है, मेरा भी टारगेट यही है कि आपका सिलेक्शन हो। कोई मायने नहीं रखता कि आप बुक से पढ़ रहे हैं या किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं या किसी से भी पढ़ रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपको जहां अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, जो आपको इम्प्रूवमेंट दिखे, वहां से आप क्लासें लीजिए। बट आपका मोटो यही होना चाहिए कि ये हमारा सिलेक्शन, एक सीट हमारी पक्की होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की दो और धाराएं, जो धारा 114A और धारा 114B। ये देखिए, ये दोनों धाराएं क्या कहती है। मैंने आप लोगों को पहले जब हमारी जो आगे की क्लासें हुई है उसके अंदर हमने पढ़ा था 354 धारा 354 आईपीसी की और 509, और उसके बाद में पढ़ी थी हमने 376। तो ये जो तीनों धाराएं हैं, महिलाओं से छेड़छाड़, महिलाओं का पीछा करना, महिलाओं के साथ बलात्कार या महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम देने के बाद में इस धाराओं के तहत अभियुक्त के ऊपर मुकदमा या उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। तो इसी के क्रम के अंदर ये जो हमारी धारा 114A है, ये इसी से संबंधित है। आईपीसी की जो धारा 376 है, जिसका हमने पहले की क्लास के अंदर जिक्र किया था, पहले की क्लास के अंदर हमने डिटेल के अंदर इसकी चर्चा की थी। तो यहीं से इसका जो साक्ष्य अधिनियम की ये जो धारा है 114 है, यहीं से उठेगी। तो हम पढ़ते हैं इसको, आईपीसी की धारा 376 और उसके बाद आप लोग अच्छी तरह से भूले नहीं होंगे और आपको याद भी होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA और 376DB और 376E। ये है 376 की धारा के पार्ट जो हम पहले की क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। और ये जो धारा 114A यही बात बोल रही है कि जो 376 और उसके जितने भी भाग हैं, इन भागों के अधीन किसी अभियोजन में, यानी कि किसी अभियोजन का मतलब है किसी कार्यक्रम में या किसी भी घटना के अंदर जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है, जहां पर इन धाराओं के अधीन किसी भी अभियुक्त या व्यक्ति द्वारा मैथुन, किसी भी स्त्री या महिला के साथ मैथुन किया जाना साबित हो जाता है, यानी कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर बनाया
ऐसा अगर साबित हो जाता है और प्रश्न ये होता है क्या वे उस स्त्री की, कौन सी स्त्री की, जिसके साथ में ये घटना घटित हुई है, जिसके बारे में ये अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष ये कथन करती है उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय ये उपधारण करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। इसका मतलब यह है, मैं सिंपली आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर बता दूं, अगर 376 और 376 के किसी भी भाग के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति या कोई भी अभियुक्त द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि उसने किसी भी स्त्री या महिला के साथ मैथुन किया है, और वो स्त्री जिसके साथ में ये घटना घटी है वो अगर कोर्ट के अंदर या न्यायालय के अंदर अगर ये कथित करे कि मेरे साथ बलात्संग हुआ है या मेरे साथ ऐसा अपराध किया गया है, और ऐसी व्यक्ति अपने साक्ष्य के रूप में, उसको किसी भी प्रकार का साक्ष्य या एविडेंस की जरूरत नहीं है, वो न्यायालय के अंदर उपस्थित होकर अगर ये बात बोले, ये कथन बोले कि मेरे साथ बलात्संग हुआ है, मेरे साथ ऐसी प्रकरण हुआ है, ऐसी घटना हुई है, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा, न्यायालय मतलब ये निश्चित करेगा, न्यायालय ये बात को मान लेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। अगर वो स्त्री बोल दे कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर कि मेरे साथ बलात्संग हुआ है और मैंने ऐसा कृत्य करने के लिए कतई सहमति नहीं दी थी, कतई सम्मति नहीं दी थी, तो कोर्ट ये उपधारणा करेगा कि उस महिला ने रियल में ही सम्मति नहीं दी थी, यानी कि सहमति नहीं दी थी, और वो अभियुक्त है, वो अभियुक्त रहेगा और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होकर उसकी कार्रवाई की जाएगी। इसको आई होप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार फिर से सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा 376 और 376 की किसी भी धारा के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति ये अगर साबित हो जाता है कि उसने किसी के साथ, किसी भी स्त्री के साथ बलात्संग किया है या उसने मैथुन की प्रक्रिया की है, और वो स्त्री अगर न्यायालय के अंदर उपस्थित होकर अपने साक्ष्य के अंदर ये अगर बोले कि मेरे साथ बलात्संग हुआ है और मैंने सहमति नहीं दी थी, तो कोर्ट ये धारणा करेगा या कोर्ट ये मान लेगा कि रियल में ही उस स्त्री ने सम्मति नहीं दी थी या उसने अनुमति नहीं दी थी ऐसा कृत्य करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा धारा 114B। कौन सी है? धारा 114B, आईपीसी की धारा 354 और उसके भाग 509। जो हमारी इंट्रो के बाद में दूसरे दिन की जो क्लास थी उसके अंदर हमने 354 के पार्ट 354A, 354B, 354C और 354D इनका हमने अध्ययन किया था, और उसके बाद में 509 और 509 की जितनी भी धाराएं A और B, उसके अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, यानी कि इन 354 और 509 की धारा और इनके जितने भी भाग है, इन भाग के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है या कोई अपराध की घटना की है, और यदि पीड़ित न्यायालय के समक्ष ये कथन करती है, और कोई भी वो जो पीड़ित स्त्री या महिला है वो न्यायालय के समक्ष अगर ये कथन करती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है, यानी कि उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटी है, उसकी लज्जा भंग हुई है, यानी कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके कपड़े उतारे गए हैं, उसका पीछा किया गया है, उसकी निष्ठा में हस्तक्षेप किया गया है, यानी कि उसकी जो निष्ठा है, उसकी जो छवि है, उसके साथ खिलवाड़ किया है या उसमें हस्तक्षेप किया है, किसी भी साधनों के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है, यानी कि किसी प्रकार के साधनों का प्रयोग करके उसके साथ में उत्पीड़न किया गया है यौन संबंधित, वहां न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित ना हो, न्यायालय के अंतर्गत वो स्त्री जब तक विपरीत साबित ना हो, यानी कि वो घटना जो भी जिनका वो ब्यौरा दे रही है, जिसके बारे में वो कथन कारित कर रही है, वो घटनाएं अगर गलत जब तक साबित ना हो और वो कोर्ट के अंदर विपरीत साबित नहीं हो, तब तक कोर्ट ये उपधारणा करेगा, न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको एक सिंपली लैंग्वेज के अंदर बता दूं कि जो धारा 114B ये उपबंध करती है कि आईपीसी की जो धाराएं 354 और 509 और इसके विभिन्न भाग, जिनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी स्त्री के साथ अपराध कारित करता है या उसके अंतर्गत वो अपराधी माना जाता है, और पीड़ित जो स्त्री या महिला है वो न्यायालय के समक्ष ये कथन करती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है, उसकी लज्जा भंग हुई है, उसका
जो निष्ठा को ठेस पहुंची है उसका पीछा किया गया, उसके कपड़े उतारे गए हैं या उसके साथ किसी भी अनुचित साधनों के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है, तो वहां पर न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा जब तक कि वो स्त्री या महिला न्यायालय के विपरीत साबित नहीं हो जाती, तब तक न्यायालय ये उपधारणा करेगा या ये मान लेगा कि उसके साथ जो घटना घटी है, उसके साथ जो अपराध हुआ है वो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ये इस प्रकार की ये जो 3 गारंटी हैं, ये महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित या बलात्कार से संबंधित जितने भी करते या अपराध हैं उनके अंतर्गत इनको प्रोटेक्ट करती है। महिला और स्त्रियों को साक्ष्य के रूप में या एविडेंस के रूप में प्रोटेक्ट करता है कानून उसको इन धाराओं के तहत। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और इसकी जो 3 धाराएं जो महिला अपराध से संबंधित है, 53A, 114A और 114B, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप हमारी क्लासों का एंजॉय ले रहे होंगे, क्लासों को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की जो हमारी क्लास है वो होगी दहेज निषेध अधिनियम। कल की क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट होने जाएगी, तो आप से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा या निवेदन रहेगा कि आपके जितने भी यार दोस्त, मिलने वाले दोस्त, भाई बहन जो भी हैं, जो स्टडी करते हैं या एजुकेशन करते हैं, जिनका एग्जाम नजदीक है और इस टॉपिक से संबंधित उनके क्वेश्चन आने वाले हैं या किसी भी प्रकार का वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस समान रूप से उपयोगी है। और आज ज्यादा से ज्यादा उन तक ये क्लासेस पहुंचाएं, लाइक शेयर करें उनके पास और उनसे सब्सक्राइब करें ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे साथ में जुड़कर वो अपनी प्रिपरेशन को सरोकार या अपने अहम तक पहुंचा सके। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज की इस क्लास को समाप्त करने जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।